y is equal to 6y is equal to x cube plus 2. y is equal to x cube plus 2. ये दे रखा है. वो बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. हम बोलते हैं जब भी कोई चीज़ चेंज होती है तो चेंज का मतलब क्या है, हम उसके आगे डी लगा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये तो कर्व दे रखा है. ठीक, फिर वो बोल रहे हैं कि गिवन y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी कि चेंज इन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, dy. ठीक है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट. 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट. तो चेंज इन y इज इक्वल टू 8 टाइम्स चेंज इन dx, चेंज इन x. अभी क्या करो, dx को इधर ले आओ. तो मुझे dy बाई dx की वैल्यू दे रखी है 8. समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है. अच्छा, जब dy बाई dx की वैल्यू मुझे 8 दे रखी है तो वो क्या बोल रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं कि आप बताइए फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. तो जैसे मैंने ये एक पैराबोला का एग्जांपल लेकर बताया कि इस पैराबोला की सरफेस पर कोई एक पॉइंट है, तो ऐसे ही वो कोई एक पॉइंट बताना है. तो पॉइंट बताने का मतलब क्या है कि x, y की वैल्यू बतानी है. पॉइंट का मतलब क्या है कि एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी, वो बतानी है. तो बेहद आसान है. ये dy बाई dx इज इक्वल टू 8, ये गिवन है हमको. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए. ठीक है. अब जो ये कर्व की इक्वेशन है ये देखिए, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. ठीक है. अब यहाँ लिखें डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए. तो बेटा 6 तो 6 ही रहेगा और 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है, और वेरिएबल वाली टर्म को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ. तो y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx. तो 6 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2. एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, 0. ठीक है. तो हमारे पास आ गया 6. हाँ, 3x स्क्वायर के बाद dy dx अगर लिखेंगे भी तो क्या फर्क पड़ेगा, dx बाई dx 1 है ना, इसलिए. तो ये क्या हो गया, 6 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाओ. dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2. ये हो गया. इक्वेशन नंबर 1 से हमने देखा dy बाई dx की वैल्यू 8 है. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो dy बाई dx की जगह आ गया 8. 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2. अब ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16. बता दो फिर x की क्या वैल्यू होगी, और ये कुछ और प्लस माइनस 4. ठीक है. अब क्या होगा कि आप 2 इधर लेकर चले गए, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16. इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. समझ रहे हैं? तो कई बार क्वेश्चन से ही हमको कुछ चीज़ समझ में आ जानी चाहिए. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वो बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. तो एक पॉइंट नहीं आएगा, 2 पॉइंट आएंगे. ठीक. तो आप क्या करें, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4. तो हम ये कहेंगे इफ x is equal to 4, then y. तो y कितना होगा, जो ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है वहाँ से निकाल लो y की वैल्यू. y और x में रिलेशन दे रखा है ओरिजिनल इक्वेशन में. तो अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 6. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 6. तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब 4 का क्यूब प्लस 2 अपॉन 6. तो y इज इक्वल टू 4 4 जा 16 4 जा 64. 64 प्लस 2 अपॉन 6. तो y की वैल्यू क्या आ गई, 11. 64 प्लस 2 66. 66 अपॉन 6 11 आ गई. ठीक है. तो अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 11 है. फिर हम कहेंगे इफ x इज इक्वल टू -4. अच्छा.
देन ये y की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ से निकाली है, जो ओरिजिनल इक्वेशन मेरे को दी है यहाँ से। तो इफ x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -4 का क्यूब +2 अपॉन 6। तो y इज इक्वल टू देखिएगा -4 का क्यूब क्या हो जाएगा, -4 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 64, तो -64 + 2 अपॉन 6, यानी कि माइनस का 62 अपॉन 6, 3 2 6 3 सॉरी ये हो रहा है क्या डिवाइड, सर 2 से ही हो रहा है। तो 2 3 6 और 31, तो 31/3 आ रहा है ना, इतना ही लिख दो बस। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 31/3। y इज इक्वल टू माइनस का 31/3। देयरफॉर required points on the curve are 4, 11, 4, 11 and -4, -31/3, -4, -31/3। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं ऑन दैट कर्व, समझ गए? ठीक। अच्छा 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में सभी को डाउट आया है। मैं क्वेश्चन नंबर 13 करवाऊंगा पहले। 12 हो गया था? हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। 13th में है एक बलून है, वो हमेशा स्फेरिकल ही रहता है, मतलब उसमें ज़्यादा इन्फ्लेट उसको करेंगे तब भी वो स्फेरिकल ही रहेगा, उसमें थोड़ा कम उसको इन्फ्लेट करेंगे तब भी वो स्फेरिकल ही रहेगा। A balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 into 2x plus 1. Find the rate of change of its volume with respect to x. A balloon which always remains spherical वेरिएबल डायमीटर, तो डायमीटर उसका ना वेरी कर रहा है। किस तरह से आप ये देखिएगा, D इज फॉर डायमीटर, तो डायमीटर कितना दे रखा है 3/2 into 2x plus 1। सर वेरिएबल डायमीटर का मतलब नहीं समझ बताओ। वेरिएबल डायमीटर का मतलब ये है कि बलून मैंने लिया और मैंने बलून को फुलाना शुरू कर दिया। अब जैसे हम फुला रहे हैं तो आप ये देखिए बलून का साइज बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब उसका रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ रहा है तो डायमीटर भी बढ़ रहा है। तो डायमीटर लगातार चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए उसको बोल दिया वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है। ये उन्होंने दे रखा है, उन्होंने बोला कि x ना कोई एक वेरिएबल है, हमें नहीं पता वो क्या है। उन्होंने बोला कि जो डायमीटर है वो डायमीटर ये है, ये डायमीटर दे रखा है एट अ पॉइंट ना सुनिए, इन्होंने क्या बोला, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर दिस। ठीक, तो अब वेरिएबल डायमीटर कैसे है, क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है इसलिए वेरिएबल है। क्यों, x की वैल्यू 1 डालो तो 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, 3 3 ज़ा 9/2, तो 9/2 हो गया। उन्होंने बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे dv/dx निकालना है, बस dv/dx निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप ये देखिएगा, भाई डायमीटर ये है तो रेडियस क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू d/2, r इज इक्वल टू d/2। अभी d/2 का मतलब क्या है कि नीचे 2 और आ जाएगा, बस 1/2 इंटू डी। तो 1/2 इंटू डी कितना है 3/2 इंटू 2x plus 1, तो 3 इंटू 2x plus 1, 3/4 इंटू 2x plus 1, ये हो गया। तो ये हमारे पास रेडियस है। अब आप ये देखिएगा कि रेडियस पर हमारा स्फीयर का वॉल्यूम डिपेंड करता है। कैसे, आप यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। तो ये वॉल्यूम हो गया स्फीयर का 4/3 πr³। अब आपको क्या करना होगा, अब आप यहाँ पर ये जो है r जो है ना, r की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, क्योंकि
अब मुझे करना क्या है कि मुझे ना इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसलिए पहले वैल्यू डालनी ज़रूरी है, ठीक है ना। इसलिए हाँ, कोई फिक्स वैल्यू दे रखी होती है तो वो मुझे लास्ट में डालनी होती है हमेशा। तो 4/3 पाई r³ 3/4 into 2x plus 1 का क्यूब। हाँ क्या बता रहा हूँ, याद है? ठीक है, 3a² b प्लस 3ab² या 3ab into 3a plus b बोल दो, 3ab into a plus b। लेकिन क्या मैं इसमें क्यूब का लगाऊंगा आइडेंटिटी? बताओ, मुझे तो डिफरेंशिएट करना है ना, तो मैं क्यूब की आइडेंटिटी लगाऊंगा ही नहीं। वैसे लगा सकते नहीं लगा सकते हो, रायता नहीं फैल जाएगा बस। क्योंकि मतलब हम पूरे को क्या मानेंगे, क्यूब है, तो क्यूब है तो x का क्यूब जो है उसका 3x² हो जाएगा, वो करते हैं ना। सर एक क्वेश्चन पे डिफरेंशिएशन का वो कौन सा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला कौन सा? 5.2 में। हाँ हाँ, तो पहले भी करवाता हूँ, अभी बता देता हूँ, निकाल कर रखो आप। देखिए v इज इक्वल टू है 4/3 पाई, और अब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। डिनोमिनेटर में 4 है, 4 का क्यूब 64, ऐसे ही 2x plus 1 का होल क्यूब। अब 4 16 था और 3 9 था, कितना हो गया? तो भाई v की वैल्यू पहले मेरे पास आ गई, देखिए 9π/16 इंटू 2x plus 1 का होल क्यूब, ये हो गया। अब आप क्या करें, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट both sides with respect to x, तो dv/dx is equal to 9π/16 is a constant, तो ये तो as it is रहेगा। अब 2x plus 1 का होल क्यूब है, तो अगर सिर्फ x³ होता तो सिर्फ x³ का डिफरेंशियल में क्या बोलते हैं, 3x², तो 3 into 2x plus 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 into 2x plus 1 का स्क्वायर, ये हो गया। और फिर 2x plus 1 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx of 2x plus 1 एज पर चेन रूल 2x plus 1 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया बेटा dv/dx इज इक्वल टू 9 3 27π/16, ठीक है। और ये हो गया 2x plus 1 का होल स्क्वायर, और जब 2x plus 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशियल क्या हो गया, 2, और प्लस 1 अकेला लिखा हुआ है, उसका डिफरेंशियल 0, ये सिर्फ 2 हो गया, तो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 7, ये हो गया। तो dv/dx 27π/8 into 2x plus 1 का होल स्क्वायर। एक बार चेक करो पीछे, ये दे रखा है, नहीं क्योंकि हमारे पास पहले क्यूब था ना, तो पहले मैंने क्यूब का कर दिया, क्यूब का करने के बाद फिर अंदर जो बचा, मतलब पहले तो पावर का करा है ना, और फिर अंदर 2x plus 1 का, ठीक है। देखना जरा क्या है आंसर उसका, यही है ना 13 का, क्योंकि इसमें x की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ये आपका है 6.1 का 13, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 14। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, नव्या, निकुंज, शरण्या, कृति, देवशी, अवंतिका, यस सर। क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये जो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है इसी से मुझे समझ में आ जाना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर है यानी कि वॉल्यूम ऊपर है, सेकंड नीचे है, टाइम नीचे है, तो dv बाई dt दे रखा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया आपको, एक पाइप है ऐसे और इस पाइप में से सैंड निकलता जा रहा है, सैंड निकलता जा रहा है। इट इज पोरिंग एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये सैंड यहाँ से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। जो गिरता हुआ सैंड है ना, उसने यहाँ पर जो एक पूरा का पूरा जो हीप तैयार हो गया, जो ढेर लग गया इसका सैंड का, वो ऐसा हो गया जैसे कि एक कोन। ठीक है, जैसे कि एक कोन। कभी भी आपने देखा होगा ना कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ पर रेत वगैरह ये डालते हैं तो वो उसका ढेर ऐसे लग जाता है जैसे कि एक कोन है, इस तरीके से। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो इसकी हो गई हाइट h, और ये हो गया इसका रेडियस ऑफ द बेस स्मॉल r। अब वो जो सैंड गिर रहा है तो सैंड के गिरने से इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगी ही। भाई बढ़ता जाएगा, पहले जब गिरा तो छोटा सा कोन था, फिर और गिरता गया और सैंड गिरता गया, तो कुल मिलाकर इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, जो यहाँ ढेर तैयार हो रहा है उसकी वॉल्यूम बढ़ती जा रही है लगातार। तो इसलिए जो वॉल्यूम है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ धीरे धीरे जैसे वो सैंड गिरता जा रहा है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, यानी कि वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब प्लस है, पॉजिटिव है। वो चीज़ डिक्रीज नहीं हो रही है टाइम के साथ, वो इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। तो वो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो प्लस का 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो डी बाई डी टी हो गया। उसके बाद देखिएगा falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। एक तो ये दे रखा है height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। हाँ, भेज दूँगा मैं। बताओ भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कौन का? अरे किसी को तो याद होगा। हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, सभी भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ यही है। हाँ मुझे याद है, सारे फॉर्मूले याद है। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब टीचर बना था ना तब सब कुछ भूल गया था मैं। बीच का जो गैप आया था 3-4 साल का, पाइथागोरस थ्योरम तक भूल गया था। सच में होता है, सभी के साथ होता है। आपने देखा होगा ना जब आप छोटे थे तो कई बार ऐसा होता होगा, मम्मी या पापा को बीच में थोड़ा सा ही लगता होगा कि पढ़ नहीं रहा, दिखा इधर क्या है तेरी पढ़ाई में, ऐसा क्या प्रॉब्लम है, नंबर नहीं आते तेरे, हमेशा तेरी शिकायतें ही आती रहती हैं, दिखा देना। अब दिखाया, अब पता चला कि उनके टाइम पर जो एलसीएम वगैरह निकालना सिखाते थे वो अलग तरीके से सिखाते हैं और अब अलग तरीके से सिखाते हैं। वो अपना पुरानी चीज़ें लेकर बैठ गए, जब उनको कुछ मिलता ही नहीं था तो टेबल सुना दो मेरे को, टेबल सुना दी, 9 तक सुना दिया, 10 तक सुना दिया, पता चला 11 का सुना दिया। ये नहीं 12/7 बताते हो, 12/7 बता, अब पता चला 12/7 तो नहीं पता ना। एक सीक्वेंस में हम सोच रहे हैं ऐसे और ये सोच रहे हैं बड़े स्मार्ट हैं, है ना, कैलकुलेट करके बता देंगे, उतने में तो पड़ जाता था नीचे। कई चीज़ें हैं भूल जाते हैं, मैं भेज दूंगा, इसके फॉर्मूले ना काम आएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन यानी कि DH इंक्रीजिंग, हाउ फास्ट, ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है इस तरह से dV बाई dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 12 सेंटीमीटर की वॉल्यूम बढ़ जाती है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द
एक्सेंट कोन इसकी हाइट कितनी तेजी से बढ़ती है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो dh/dt निकालना है। ठीक, तो आप क्या करें, ये जो आपको h और r में रिलेशन दे रखा है, आप यहाँ से ये कहेंगे इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 6h। नहीं, ये इस क्वेश्चन के लिए है, वैसे नहीं होता कोई भी रिलेशन, मतलब अलग क्वेश्चन में अलग होता। तो इन्होंने दे रखा है कि हाइट ऑफ द कोन एट एवरी टाइम, हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ये दे रखा है। तो r इज इक्वल टू 6h हो गया। अब क्या करें, r इज इक्वल टू 6h आ गया। अब ना आप ये देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन बताओ जरा फटाफट। 4/3 पाई आर स्क्वायर। अरे 4/3 नहीं, 1/3। वो किसका बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम इसका स्फीयर का। हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद रखिएगा। इसमें बड़ा आसान है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जब कोन का है तो वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बस 1/3 उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिएगा कि यहाँ पर क्योंकि मेरे को मतलब जो है वो dh/dt से है, तो कहीं पर भी r से मेरे को मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो r दे रखा है ना 6h, मैं r को h के टर्म्स में निकाल लूँगा। कैसे करेंगे, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, और r की जगह रख देंगे बेटा 6h, तो 6h का स्क्वायर इंटू h, v इज इक्वल टू 1/3 पाई लिखने की बजाय पाई/3 लिख दो इसको। हाँ जी, 6h स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, h का स्क्वायर हो गया h स्क्वायर, और ये हो गया h, और 3 1 3, 3 1 36, तो v इज इक्वल टू 12 पाई h क्यूब, तो v की वैल्यू आ गई 12 पाई h क्यूब, ये हो गया। अब बहुत आसान है, मुझे dv/dt दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा ताकि dv/dt मिले। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए। ये आ गया dv/dt इज इक्वल टू 12 पाई, तो एज इट रहेगा, और h क्यूब वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, कभी किसी बच्चे को ये डाउट तो नहीं आता नहीं h क्यूब भी क्यों है वेरिएबल, 12 और पाई क्यों नहीं है वेरिएबल। 12 तो 12 ही रहेगा ना हमेशा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पाई तो पाई ही रहेगा, तो कांस्टेंट टर्म्स हैं। लेकिन रेत लगातार पाइप में से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो उसकी हाइट लगातार बढ़ती जा रही है, तो वो वेरिएबल है, वो वेरी करती है वो चीज़, समझ गए। तो आप मेरे को h क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, तो ऐसे ही सोचो कि अगर x क्यूब होता तो मैं क्या करता 3x स्क्वायर, तो h क्यूब है तो मैं क्या करूँगा 3h स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कर तो रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो dh/dt भी आएगा, dh/dt भी आएगा। अच्छा, अब dv/dt की वैल्यू दे रखी है बेटा 12, लिखिएगा यहाँ पर 12 इज इक्वल टू 12 इंटू पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh/dt। 12 से 12 काट दो, ठीक है, और अब इधर क्या आ गया 1 बचा, तो पाई इंटू 3h स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई h स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो 1/3 पाई h स्क्वायर, 3 पाई h स्क्वायर, इसको डिनोमिनेटर में ले आए, राइट हैंड साइड में केवल dh/dt छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि dh/dt मुझे निकालना है, और कब निकालना है, जब h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर होगी, तो अब h की जगह आप 4 सेंटीमीटर डाल दीजिए, फाइनली हो गया काम। कौन सा, हाँ वो रख दिया ना यहाँ पर, r की जगह 6h रख दिया, तो 6 का स्क्वायर 36 और h का स्क्वायर h, ठीक है, वो कट गया नीचे 3 से। अच्छा, मैंने जो लगातार आपको अभी पिछले दिनों थोड़ा फास्ट मोड में रिलेशन एंड फंक्शन करवाया था, वो आप लोगों ने कर लिया है। हाँ, तो उसका एक टेस्ट ले लें फिर। सर अभी एग्जाम चल रहे हैं, वो यूटी से 2 दिन बाद ले लेते हैं, उससे 1-2 दिन पहले ले लेते हैं। अच्छा, यूटी तो 1 तारीख को है, तो यूटी तो बहुत, अरे 1 तारीख में तो आधा महीना बाकी है, अभी पूरी जुलाई बाकी है। मेरा भी 29 हमारा 29 पे है। नहीं, मैं रखूँगा वैसे टेस्ट अब लूँगा इसका रिलेशन फंक्शन का, तो मुझे डेट बता दो बस, अब ये नहीं कि अभी ये
और डेट मतलब 20 तारीख से पहले वाली कोई डेट बताओ ना, ये क्या? 4-5 दिन में। हाँ 20 तारीख को तो पेपर खत्म तो हो गया। एक बात तो बताओ, रिलेशन 20 तारीख फंक्शन को तो पेपर कर चालू लिया, हो रहे हैं। कर तो लिया, हाँ और जब कर लिया 2 एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज है, रिवाइज करना है। अरे 4 सर, क्वेश्चन देता हूँ मैं टेस्ट में, ऐसा कोई भयानक वो टेस्ट वाला नहीं सर है। वो मेरी आज के क्वेश्चन बताते हैं वो फादर सन वाले हाँ, रास्ते हाँ, क्वेश्चन थे ना, हाँ, हाँ। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। हाँ वो सर, पहले दिन से पूछ रहे हैं ना, मैं डाउट करा दूंगा सर उसके फर्स्ट वाली बाद। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे ना केस, हाँ, हाँ, हाँ। वो एक बार फिर से करा देना, करवा देंगे, उस बिल्कुल। टाइम रहेगा। उसके बाद फिर टेस्ट लूँगा। हाँ ठीक। ठीक अरे है, नहीं पहले बता देना मेरे को कि भाई कौन कौन से डाउट्स हैं, तो करना शुरू करें रिवीजन सर उसका। एक्सरसाइज कौन कौन सी थी सर? 2 ही तो हैं बस, दो ही तो हैं। फर्स्ट और सेकंड। हाँ चलिए जी, अब जैसे ये h की वैल्यू कितनी डालनी थी 4, तो dh/dt इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू h की जगह क्या 4 का स्क्वायर, तो 1/4 4 का 16 3 का 48 1/48 पाई, यूनिट बताना जरा क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। h क्या है, पर सेकंड h के ऐसे हाइट हाँ। कितने में होगी, सेंटीमीटर में होगी और t के ऐसे सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब अपॉन सेकंड, ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हो? लॉजिक समझ नहीं आया। नहीं समझे? देखो ना dh/dt है, तो dh क्या है, हाइट। हाइट। हाइट की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, हाँ तो हाइट फिर सेंटीमीटर दे रही होगी, और नीचे t है, t मतलब टाइम, टाइम मतलब सेकंड, हाँ सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15। मैसेज नहीं देखते तुम, मैसेज नहीं देखते हो, मैसेज देख लिया तो फिर भी आ गए तो। पहले भी हुआ है तुम्हारे साथ ये, है ना? हाँ जी, 15, 16, 17 करवाऊँ क्या कर लोगे अपने आप? ट्राई कर लीजिए, कौन सा? कोई और तो बेहद आसान है भाई। जैसे 16 है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट होती है तो cx को डिफरेंशिएट कर देते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू होता है तो rx को डिफरेंशिएट कर देते हैं, बस ये करना है। 13x स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 26x। करवाऊँ क्या कोई क्वेश्चन बताइए, एक करवा दूँ कोई, हो जाएगा ये। एग्जांपल की तरह करना है, एग्जाम्पल की तरह से ये बिल्कुल सेम। हाँ जी, 17, 18 ये भी छोड़ रहा हूँ, 15, 16, 17, 18 ट्राई करिएगा। ठीक है, और अब इसके बाद आ जाइए आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पर। हेडिंग डालिएगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। हमें कोई भी बड़ा अगर फंक्शन दे रखा होता है, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट हम इस वजह से करते हैं कि हम उसका सबसे छोटा एलिमेंट निकालना चाहते हैं कि वो किस छोटे से एलिमेंट से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए चेयर है, टेबल है, और मैं एक काम करूँ, मैं उसको तोड़ दूँ, 2 टुकड़े कर दूँ उसके, तो मैं कहूँगा कि ये इसके छोटे टुकड़े हो गए, और छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो और छोटा हो गया, 4 टुकड़े कर दिए, फिर 8 कर दिए, फिर 16 कर दिए, आप बढ़ाते जाओ। कब तक उसको तोड़ सकते हो? आप तब तक तोड़ सकते हो जब तक वो बिल्कुल लास्ट में एक एटम में कन्वर्ट ना हो जाए। सबसे छोटी तो यूनिट एटम ही होती है ना, एटम के अंदर वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह भी होते हैं, पर छोड़िए, सबसे छोटी यूनिट एटम होती है। इसी तरीके से हम अगर किसी फंक्शन को तोड़ने पर आ जाएँ, किसी वैल्यू को तोड़ने पर आ जाएँ, तो वो टूटते टूटते जो सबसे छोटी वैल्यू आती है उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, उसको तोड़ने को ही हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब अगर वो सबसे छोटी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं, और अगर वो नेगेटिव आती है तो हम उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं। समझ गए? और हमको करना क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमको क्वेश्चन कैसा मिलेगा और हमें करना क्या है उसमें। तो क्या है कि कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है, उसका डेरिवेटिव निकालो और चेक करो वो 0 से बड़ा है या नहीं।
अगर वो 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, खत्म क्वेश्चन, इतना ही करना है और कुछ नहीं। और अगर वो 0 से छोटा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो आप ये कह देंगे कि ये कुछ भी नहीं है, ना इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ। हाँ, इसमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कटा है, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन कटा है। हाँ, एक्सरसाइज बता रहा हूँ। हाँ, एक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हमको करना है, यानी कि 6.2 करना है। आप अर्ली जो है 6.3 ये काट दीजिए पूरी एक्सरसाइज, 6.3 काट दो, 6.4 काट दो, 6.3 6.4 दोनों काट दो, फिर जो मैक्सिमम मिनिमा है, मतलब बस ये दो एक्सरसाइज काट दो, बाकी सब कुछ मैक्सिमम मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे? 100% आएगा भाई, ये तो सब तो जाना है इस वही तो चैप्टर बताना था। अरे नहीं नहीं ठीक है। नहीं नहीं, ये है और ये आप लोगों के में अप्लाइड होगी। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन सेम है, अलग अलग मतलब किससे 6.3 में पता नहीं। 6.3 में कहाँ लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग? इंडेक्स 6.2 है ना। आप ये देखो, देखो इधर देखो, ये क्या लिखा है इधर, ये है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। 6.1 के जस्ट बाद ये स्टार्ट हो गया, फिर इसके एग्जांपल्स हैं, और 6.2 में पूरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस वाले क्वेश्चन हैं। ये उसके बाद जो ये लिखा है ना टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ये टॉपिक नंबर 6.4 है, लेकिन एक्सरसाइज इसके 6.3 है। आप एक्सरसाइज 6.3 और एक्सरसाइज 6.4 पूरी तरह से काट सकते हैं। चलिए जी, अब इसके बाद जो है मैं सीधा इसके क्वेश्चंस पर आऊँगा। आप क्या करेंगे, पेज नंबर 200 पर, पेज नंबर 200 पर है एग्जाम्पल नंबर 7। या पहले एक काम करें, पहले आप ये लिख दें कि इफ the derivative of a function, if the derivative of a function fx is greater than 0, then fx is called an increasing function. Then fx is called an increasing function. अगला लिखें, if the derivative of a function fx is less than 0, then fx is called odd decreasing function. अब क्वेश्चंस पर आ जाइए इसके। पेज नंबर 200 एग्जाम्पल नंबर 7। तो पेज नंबर 200 पर एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। इसमें इन्होंने बोला है शो दैट द फंक्शन गिवन बाई fx इज इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन r। इस इंक्रीजिंग ऑन r का मतलब क्या है कि जितनी भी रियल वैल्यूज़ हैं, सारी रियल वैल्यूज़ के लिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। कैसे? जो हमको फंक्शन दे रखा है fx, वो है 7x माइनस 3। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो गया f डैश x। f डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया? 7 आ गया, 7 आ गया। और 7 क्या है? ग्रेटर देन 0। 7 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर fx is an increasing function। अब
क्योंकि किसी कंक्लूजन पर मत पहुंच जाना सभी बच्चे। अच्छा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। जैसे एफ डैश एक्स निकाला, आ गया 0 से बड़ा, तो 0 आएगा या नेगेटिव आएगा, 0 के बराबर आ गया, फिर कुछ करना ही नहीं है। कभी किसी नतीजे पर मत पहुंच जाना। अभी आएंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़ा लगाना पड़ेगा। ठीक ये है? लगा कि chapter अच्छा। आसान है। क्या? ये लगा कि chapter आसान है। हाँ। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा, पेज नंबर 201। Show that the function f given by fx is equal to x cube minus 3x square. X cube minus 3x square plus 4x x belonging to R is increasing on R. मुझे शो करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए जी निकालते हैं। हाँ जी, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो fx का क्या हो जाएगा, f डैश x। एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो गया बेटा 3x स्क्वायर माइनस ये 3 एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, 4 एज इट इज, और x का डिफरेंशियल हो गया 1, तो f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब जरा बता दो भाई ये 0 से बड़ा है या छोटा है? अब क्या करें? बड़ा है, वो तो पता ही है क्योंकि शो करना है कि इंक्रीजिंग वन आर। कैसे पता है कि बड़ा है? क्या क्या क्या? 4 ठीक है। तो 3 कॉमन आ जाएगा तो फिर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर x को माइनस 1 है तो 3 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है। फिर सर x कुछ भी वाला डाल दीजिए, इस बड़ा हो गया। चलिए देखो एक काम करो, यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये 3x स्क्वायर है माइनस 6x है और 4 है, तो जब भी कभी हमको कोई क्वेश्चन मिलता है और उसमें ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और हमसे ये बोला जाता है कि आप ये शो करिए कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि हमारा जो f डैश x आया है वो 0 से बड़ा आना चाहिए। अब अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ गया है तो परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, आप कोई भी स्क्वायर ले लीजिए, किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो, -2 का लोगे तो 4, +2 का लोगे तो भी 4, तो नेगेटिव का स्क्वायर आए या पॉजिटिव का स्क्वायर आए, परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, कैसे बनाएंगे देखिए। f डैश x परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, जो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 का मतलब क्या है भाई, मैं 3 कॉमन लूँगा, अब 3 कॉमन लूँगा तो x स्क्वायर में से 3 आ जाएगा कॉमन, 6x में से भी 3 कॉमन आ जाएगा, 2x बन जाएगा, लेकिन 4 में से 3 कॉमन नहीं आ रहा। तो 4 में से 3 कॉमन लाने के लिए क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे 3 + 1। ठीक है, 3 + 1 लिखा जा सकता है। इज इक्वल टू f डैश x को 0। अभी आऊँगा वो वाले जो क्वेश्चन है ना, उनमें क्या है, यहाँ पर तो शो करना है कि ये फंक्शन पूरा का पूरा रियल डोमेन में ये इंक्रीजिंग ही होगा। वो जो आप चीज़ बोल रहे हो उसमें क्या होता है कि उसमें ना हमको इंटरवल्स निकालने होते हैं कि किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, वहाँ 0 के बराबर रखना होता है। तो वो बाद की बात है, आऊँगा अभी उसमें। सर अगर हम 4/6 कर देते हैं, x स्क्वायर और x में से कॉमन निकाल देते हैं, किसमें से? अच्छा, इन दोनों में से कॉमन निकालना। अच्छा 4x हाँ, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ना तब भी। x स्क्वायर का तो कोफिशिएंट 1 होगा। देखो आप ये कह रहे हो कि इन दोनों में से कॉमन निकाल दूँ मैं। हाँ अच्छा, हमने क्या करा, हमने 3 कॉमन निकाल लिया और x भी निकाल लूँ कॉमन, जैसे 3। सुनिए, अगर मान लीजिए मैं 3 और x कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, x - 2 बचेगा बस। ठीक, तो उससे कोई परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैं ये देख रहा था कि अगर हमने इसमें से 3 कॉमन लिया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका ये होता है कि आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले
आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो आप क्या करिए, वही काम करिए जो आप कह रहे हो, मैं उसी पर आता हूँ। हमने क्या करा, सिर्फ 3 कॉमन ले लिया, एक्स नहीं लिया इस बार कॉमन, सिर्फ 3 लिया कॉमन, ब्रैकेट लगा दो। और ये जो 4 है ना, ये मेरे को परेशान कर रहा है, तो इसको गायब कर दो, इसको बाद में लिख दूंगा, लास्ट में लिख दूंगा। मैंने 3 कॉमन ले लिया, बेटा ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया -2x, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ो यहाँ पर, ब्रैकेट में थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, और उसके बाद यहाँ पर लिख दो +4। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक प्रोसीजर होता है, क्या, ये एक्स स्क्वायर -2x है। अब मैं क्या करूँगा कि x का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख दो, x का स्क्वायर, तो x तो यहाँ पर है ही, ठीक है, और 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें कुछ ऐसा करते हैं कि कोई भी नंबर अगर मेरे पास आ रहा है, जैसे x का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसमें ज़बरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से डिवाइड करूँगा, ज़बरदस्ती करेंगे हम इस काम को। लेकिन हाँ, आइडेंटिटी बना रहा हूँ, वही बना रहा हूँ। आप ये देखिएगा कि हमने क्या करा, हमने एक काम करा था, हमने इसमें से 3 ले लिया था कॉमन, हमने 3 कॉमन ले लिया था। 3 कॉमन लेने के बाद में ये क्या बचा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर को मैंने लिख दिया ब्रैकेट में डाल के एक्स का होल स्क्वायर। फिर अगला स्टेप मैं क्या करता हूँ कि जो एक्स वाला टर्म है, एक्स वाले टर्म में 2 है या नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं ज़बरदस्ती 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा। ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। आ रहा हूँ ना उस पर, अभी तो बस समझ लो, अभी तो ये इस चीज़ को रट लो बस, लेकिन फिर आप समझ जाओगे 2 मिनट बाद कि मैंने 2 से ही क्यों करा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करोगे, जो भी है, मान लो यहाँ पर 4 होता तो 4 ले लेता मैं कॉमन, मैंने क्या करा, मैंने 3 ले लिया कॉमन, 3 ले लिया। 3 कॉमन लेने पर यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा -2x। ये 4 जो है इसमें से 3 कॉमन नहीं लिया जा रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर -2x, तो ज़बरदस्ती x वाले टर्म में मुझे 2 मल्टीप्लाई करना होता, ये तो 2 पहले से ही मल्टीप्लाइड है यहाँ पर, तो 2 पहले से ही मल्टीप्लाइड है, और इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप सीधा 1 लिख दीजिए। इससे क्या होगा, ये बन गया a स्क्वायर -2ab, अब क्या करो, +b स्क्वायर और -b स्क्वायर। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? ये 11th में तो नहीं था, 10th में था, लेकिन 10th में आपके सिलेबस में से कटवा दिया था। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला में था, तो ये कटवा दिया था, इसीलिए अब ये बताना पड़ रहा है। आप समझिएगा क्या करना होता है। पहला स्टेप क्या है कि जो भी एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। 1 बनाने के बाद में वो उसका कोफिशिएंट तो 1 हो गया, तो उसको तो अब एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख दोगे। अगला टर्म जो है, जो एक्स वाला टर्म है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये काम करना होता है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही 2 था, यहाँ पर पहले से ही 2 था। इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी बहुत करना है हमको, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा उसमें, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, तो 2 इसमें पहले से ही है, तो मैंने बस 1 कर दिया। तो क्या बन गया, a स्क्वायर -2ab। अब जब ये b है 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड करा, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, और मुझे सिर्फ इन 3 टर्म्स की ज़रूरत है। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, ये ऐसे हो गया m' is equal to 3 into x square -2 into x into 1 plus 1 का स्क्वायर। और बेटा ये जो -1 का स्क्वायर है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसको ब्रैकेट के बाहर निकालो, तो ब्रैकेट के बाहर आकर ये क्या हो जाएगा, -3 और लास्ट में +4 था, तो +4 लिख दो। मैंने क्या करा कि मैंने इन तीनों को ले लिया, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, इसको तो एक तरफ, इसको तो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, और जो ये वाला टर्म था, ये फालतू को मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, इसको मैंने कहा निकालो बाहर। तो -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, और बाहर माइनस है, तो -1 बन गया। -1 इंटू +3 क्या हो गया, -3, ब्रैकेट के बाहर लिख दो इसको, -3 को। नहीं समझे सर? लेकिन अगर इस ब्रैकेट अरे देखो ना, चलो छोड़ो छोड़ो, मैं और तरीका दूसरा बता देता हूँ। क्या करिए, f' x
इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 को पहले इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 को करो इसमें मल्टीप्लाई, माइनस 3 इंटू 1 और ब्रैकेट के बाहर, और ये पूरा का पूरा हमारा ब्रैकेट हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ था, प्लस का 4। मैंने क्या करा, मैंने इन तीनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। और 1 स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर जो है, जो कि आपका माइनस का 1 है, उसको मैंने अलग रख दिया। तो माइनस 1 में 3 मल्टीप्लाई करा तो माइनस 3 इंटू 1, और इन तीनों टर्म्स में 3 मल्टीप्लाई करा तो 3 इंटू ये तीनों टर्म्स, ठीक। और बाहर प्लस का 4 था, समझ गए। अब इसमें क्या करेंगे, 3 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 3 क्या हो गया, प्लस 1। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सॉरी, है ना, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर में 3 मल्टीप्लाई करा वो भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव टर्म में 3 मल्टीप्लाई करा तो वो भी पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड करा वो भी पॉजिटिव। देयरफॉर f dash x is equal to 3 into x minus 1 का whole square plus 1 is greater than 0 always. So fx is an increasing function. सर मान लो x1 आ गया तो एक मिनट, अच्छा प्लस का ग्रेड है। सर इससे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकलेगी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना, अच्छा हाँ, ग्रेटर देन 0। तो आप ये देखिए कि कुछ भी आप करिएगा, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, प्लस मतलब होल स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0। 0 इंटू 3 करेंगे तो Zero। 0 आ जाएगा, और 0 प्लस 1 को प्लस 1 है तो वो 0 से बड़ा ही आना है, वो 0 के इक्वल भी नहीं आना, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग जो हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं 6.1 के वो कंप्लीट करिए, ठीक है। और रिलेशन एंड फंक्शन की प्रैक्टिस करिए, मैं विद इन अ वीक आपका टेस्ट ले रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को उस दिन कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, एक दिन आगे पीछे दे देना टेस्ट, लेकिन टेस्ट आपको देना है सीरियसली, ठीक है। चलिए जी, ओके, हाँ, आप पहले अपना एक बार प्रैक्टिस कर लो, अगर कोई लगता है कुछ डाउट्स हैं तो एक दिन पहले डाउट्स में ले लूँगा, फिर उसके बाद 1 या 2 दिन बाद फिर टेस्ट ले लेंगे उसका, ठीक है। मतलब मेरा इरादा आप लोगों को परेशान करने का नहीं है, तैयारी साइड बाय साइड टेस्ट के सहारे चलती रहे, वो चाहता हूँ, ठीक है।